सो गाइस, खराब मार्केट में भी पीसी ज्वेलर्स आज के सेशन और कल के सेशन भी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन क्या है? पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, जहां पर ये कंसोलिडेशन जोन जो आप ये कैंडल्स यहां पर देख पा रहे हो, ये कंसोलिडेशन जोन इन पैरेलल विद, अगर मैं आपके सामने यहां पर दिखाऊं, यहां पे ये देखना इधर इन पैरेलल विद दिस कैंडल, ये कंसोलिडेशन जोन आपका यहां पर रहेगा। पिछले हफ्ते हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था और आज और कल इस हफ्ते के लगातार दो सेशन स्टॉक यही कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि खराब मार्केट के अंदर भी वही चार्ट को स्टॉक फॉलो कर रहा है। इसीलिए चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर। ये महीना अभी तक नवंबर 29 से लेकर के आज की डेट तक पीसी ज्वेलर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। पहला 29 नवंबर को खबर आती है, डी रैट से कंपनी के शोरूम की चाबी वापस मिलती है, क्योंकि एसबीआई और पीसी ज्वेलर्स का म्यूचुअल कंसेंट होता है। वहां पर एक सेटलमेंट हुआ जिसकी वजह से कंपनी के शोरूम्स की चाबी वापस मिली। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उत्तर प्रदेश वाली ये खबर जो वीकेंड पर आई थी, इन दोनों खबर में पॉजिटिविटी दिखाई है। ऑल्दो उत्तर प्रदेश की खबर से कोई ब्रेकआउट तो आपको नहीं मिला, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जोन जो वीकेंड पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला रिस्ट्रिक्शन जोन ये अभी भी आपका बना हुआ है। इसी तरह से कैंडल के फॉर्मेशन आपके अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगली खबर आपकी बनती है आने वाले टाइम के अंदर कंपनी के डेट को लेकर के। कंपनी ने अभी भी अपडेट ये जारी कर रखी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के आखिर तक कंपनी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर देगी। अब इस अपडेट को मैं वापस से क्यों आप लोगों के साथ रख रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने आप ही व्यूअर का एक कमेंट अपने वीडियो पे रीड करा था, जो कि पिछले वीडियो के ऊपर था, कि कुछ ही दिनों के अंदर देखते देखते कंपनी डेट फ्री हो जाएगी और फिर तो शेयर छप्पड़ फाड़ देगा। ऑल्दो शांति रखो, कुछ दिन नहीं बल्कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करने की बात करी है। अब डेट फ्री डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी का शेयर भी उसके साथ बढ़ेगा। कई सारी कंपनीज मार्केट में ऐसी आपको एग्जांपल देखने को मिले हैं इन द पास्ट और प्रेजेंट में भी। कंपनीज अपने आप को डेट फ्री तो डिक्लेयर कर देती है, लेकिन शेयर पर वो इंपैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन पर नहीं मिलता। तो पॉजिटिव डायरेक्शन पर जब भी आपको इंपैक्ट चाहिए होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेट फ्री कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी का शेयर भी अब भागेगा। शेयर कैसे भागता है वो डिपेंड करता है कंपनी के ग्रोथ पर। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर आज मैं फिर से आऊंगा, बहुत ध्यान से समझना और सुनना। ठीक है, इस पर फिर से आएंगे। तो अगर आपको चाहिए कोई बड़ा ब्रेकआउट, जैसे पहले मिला 2 रुपए का शेयर 20 रुपए के आसपास हो गया, लगभग 10 गुना, अगर आपको सिमिलर चीज यही चाहिए तो कंपनी को पुराना ग्रोथ वापस से कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो कैसे, अभी उसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी जो कंपनी का रिमेनिंग डेट है, लगभग 1213 करोड़ के आसपास का रिमेनिंग डेट कंपनी ने Q2 के टाइम पीरियड के अंदर बताया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी फंड रेज के ऊपर काम भी कर रही है, जो कि लगभग 3200 करोड़ का है। ऑल्दो ये फंड रेज कंपनी करेगी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से, जिसका ट्रेंचेस पर काम चल भी रहा है। अगर आपको मालूम नहीं है तो जरूर देख लेना, चार पर सारी डिटेल्स इस पर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी जंप देखने को रिसेंटली मिला है। तो सारी चीजें कंपनी की पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन एक पॉइंट कंपनी का नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से रिसेंटली आपको स्टॉक पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। वो है कंपनी का ईपीएस। ठीक है, ईपीएस अगर आप कंपनी का देखोगे तो रिसेंटली कंपनी का ईपीएस में बड़ा ड्रॉप आया था, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस पर भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। 0.85% का कंपनी का ईपीएस रहा, जिसकी वजह से आपको ये बड़ी गिरावट अभी तक देखने को मिली है। और ये ईपीएस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, यानी कि दिसंबर क्वार्टर जब कंपनी का आएगा, वहां पर कंपनी का ये ईपीएस में इंक्रीज आना जरूरी है। 90% पर अगर कंपनी अपना ईपीएस देती है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ रहेगी। अब ईपीएस इतना ज्यादा मैटर करता है कि आपको इसको समझना और सीखना बहुत जरूरी है। कंपनी का अभी भी वार मार्जिन जो है 100% पर बना हुआ है, तो वोलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। मैं आपको पहले चार्ट पर लेकर के आता हूं, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो नेगेटिव है, बल्कि नेगेटिव नहीं है। मैं आपको चीजें बता रहा हूं यहां पर कि कंपनी ने क्या किया है और आगे की पॉसिबिलिटी कंपनी की क्या बनती है। इस ग्रोथ के बाद, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे हम वीकेंड के अंदर पिछले हफ्ते, और यहां से अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए
तो आपके पास इस तरह की कैंडल का बनना जरूरी है। अब आज की कैंडल की नीचे की टेल लंबी है, जो कि बहुत अप्रोप्रिएट है इस कैंडल के अकॉर्डिंग, जो कि बायर को इंडिकेट करती है। तो आज की कैंडल के अकॉर्डिंग कल के सेशन पर 11.40 ये ट्रेंड कल का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए। कल हाई चांसेस है कि 11.40 के आसपास स्टॉक वापस से चेक करता देखने को मिले। सस्टेन करता है तो आपकी क्लोजिंग बहुत बढ़िया बन जाती है। उस कंडीशन पर 12.60 ये आपका रिस्ट्रिक्शन लेवल है, लेकिन यहां सस्टेनेबिलिटी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11.40 का रिजेक्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 11.40 का रिजेक्शन आता है इसका मतलब यह है कि आप वापस 10.20 पर ड्रॉप कर जाते हो। ठीक है, अब वापस आते हैं आपके ग्रोथ पैटर्न पर, जो अभी हमने आपका ईपीएस डिस्कस करा कंपनी का। हमें दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ चाहिए, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ जो है वो ड्रॉप कर गई थी। अगर आप देखोगे कंपनी की रिसेंट ग्रोथ जो आई थी ना, यहां पर देखो 493%, 1496%, 1342%। ये जो आप 3 क्वार्टर देख रहे हो ना यहां पर, इन 3 क्वार्टर के अंदर इस क्वार्टर को भी जोड़ दो यहां पर 81% को, इन 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बहुत तगड़े रिटर्न दिए, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार इंक्रीज हो रहा था। यहां पर देखो -88 से कंपनी 493% की ग्रोथ पर गई, -50 से कंपनी 12% की ग्रोथ पर गई, -95 से कंपनी 1496% की ग्रोथ पर गई। इसे कहते हैं तेजी के इंडिकेशन, बड़े ब्रेकआउट्स के इंडिकेशन। और इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक ने भी बड़े ब्रेकआउट्स दिए हैं। यहां पर देखो इस पूरे टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक ने बड़े ब्रेकआउट दिए हैं। गिरावट तब बनी जब कंपनी का जो है ग्रोथ परसेंटेज आपका डिप करा 63% पे, तब आपकी गिरावट बनी। यानी अगर आप चाहते हो आपको यहां एक बड़ा ब्रेकआउट मिले, तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है इनकम यानी कि रेवेन्यू ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर 320 करोड़ के रेवेन्यू के जंप पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी 63% की ग्रोथ दिखा रही है, इसका मतलब यह है कि हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ जो है एटलीस्ट 500 से 400 करोड़ इंक्रीज होना जरूरी है। यानी कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर 2025 में 1000 करोड़ के ऊपर और 1100 करोड़ के आसपास आना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ताकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ये ग्रोथ बढ़ सके। क्योंकि हमको जो ग्रोथ चाहिए वो 63% के ऊपर चाहिए, और रेवेन्यू जो चाहिए वो लगभग 1000 से 1100 करोड़ के बीच होना चाहिए, ताकि आप फिर से कोई बड़े ब्रेकआउट्स ले सको, जिस तरह से आपको पहले देखने को मिले थे। अदरवाइज स्टॉक क्या करेगा, छोटी सी रिकवरी दिखाएगा, वापस से करेक्शन और कंसोलिडेशन बेसिस पर टिक जाएगा। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर का, यानी कि अगले क्वार्टर की ग्रोथ का, कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी क्या परफॉर्मेंस देती है और ग्रोथ रेवेन्यू परसेंटेज कंपनी का एनुअल बेसिस पर क्या रहेगा। तो जब भी आपको बड़े लॉन्ग टर्म टारगेट चाहिए होते हैं, बड़े लॉन्ग टर्म में कंपनी का काम करना होता है, तो आपको इन सभी पॉइंट्स की तरफ नजर रखनी चाहिए। तो ये था आज के दिन का वीडियो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।